नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं अमेरिका की क्रांति, यानी कि अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष। ये जो टॉपिक है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट रीट में तो नहीं, आरएस में, तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आरएस में हमारे यहाँ पूछा जाता है। अमेरिका की क्रांति की अगर हम बात करें तो अमेरिका जो है, यहाँ क्रांति क्यों हो रही है? यहाँ क्रांति इसलिए हो रही है कि अमेरिका के लोग चाह रहे हैं कि उनका कोई व्यक्ति इंग्लैंड की संसद में बैठे। अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो 1775 तक 13 बस्तियां बस गई हैं, और जो 13 बस्तियां हैं, ये इन बस्तियों में 90% जो हैं वो अंग्रेज हैं। अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड से आए हुए लोग, और इंग्लैंड के द्वारा अमेरिका के ऊपर विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं, कर लगाए जाते हैं, और जिसका विरोध होता है, और एक नारा दिया जाता है अमेरिका में, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। तो आइए देखते हैं अमेरिका की क्रांति। 1775 में इस क्रांति की एक प्रकार से शुरुआत हो जाती है, और यह है 1783 में शांति संधि के समाप्ति के साथ ही एक प्रकार से क्रांति की भी समाप्ति हो जाती। अब अमेरिका की स्थिति क्या थी, कैसे कॉलोनी बसी, इस पर हम बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और, अगर आप देखें तो इंग्लिश में भी हमने प्रयास किया है कि इंग्लिश का वर्जन भी मटेरियल आपको मिल जाए, तो इंग्लिश वाले विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। अब देखिए, अमेरिका का प्रारंभिक इतिहास हम देखेंगे यहाँ पर, उसी के साथ यहाँ पर हम देखेंगे क्रांति का क्या कारण था, क्रांति के विभिन्न चरण अर्थात उसके विकास, और लास्ट में उसका क्या परिणाम, कौन कौन से युद्ध होते हैं, कांग्रेस की बैठक होती है। पहली बैठक 1774 में फिलाडेल्फिया, दूसरी 1775 में, और तीसरी बैठक जो होती है 1776 में होती है बाल्टीमोर नामक स्थान पर, वो भी हम देखेंगे। अब थोड़ा सा देख लीजिए, ये है इंग्लैंड, और ये जो हिस्सा है इसको आप देख रहे हैं, ये है यूरोप। यूरोप से कुछ लोग आते हैं अटलांटिक महासागर को पार करके, और आकर इधर अमेरिका में यहाँ बस जाते हैं, और बसने के बाद सबसे पहली बस्ती जो है वो स्पेन के द्वारा बसाई जाती है, और 1775 तक आते आते यहाँ पर 13 बस्तियां बस जाती हैं, जैसे कनेक्टिकट, जैसे रोड आइलैंड, ठीक है, जैसे डेलवेयर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैप के माध्यम से यहाँ क्यों आए, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि यहाँ 13 जो बस्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो देखिए, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड और कनेक्टिकट। तो ये रहा न्यू हैम्पशायर, ये रहा मैसाचुसेट्स, ये रहा रोड आइलैंड, और ये रहा कनेक्टिकट। तो 4 तो आपके सामने ये हैं। न्यू जर्सी, डेलवेयर, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया, या फिर इस वाले पोर्शन में ये न्यूयॉर्क वाला पोर्शन हम जोड़ लें। फिर मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया। अगर इनको काउंट करेंगे तो 13 है, और 13 जो हैं ये अमेरिका के पूर्वी तट पर एक प्रकार से बस्तियां बसी हुई थी। इन बस्तियों में 90% जो थे वो अंग्रेज थे, यानी इंग्लैंड से आए हुए लोग थे। चलिए, अब अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहते थे? अब अमेरिका जो है, अमेरिका के मूल निवासियों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, रेड इंडियन। याद रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा गया है, रेड इंडियन। हालांकि यहां पर इंका और एज़टेक जैसी जातियां भी थी। यहाँ एक संप्रदाय था जिसका नाम था क्वेकर संप्रदाय, और यहाँ कुछ राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय थी, जैसे कंट्री पार्टी और जेंटलमैन पार्टी। यहाँ लोगों को एक प्रकार से इनके द्वारा शिक्षित करने का कार्य किया जा रहा था अमेरिका महाद्वीप। कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, लेकिन हुआ क्या वो मैं बताता हूं। क्या राजनीतिक गतिविधियां घटी वो मैं आपसे चर्चा करूंगा। अब देखो, सबसे पहले बात करें तो अमेरिका की खोज की, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है कोलंबस। बात है 1492 की, और इटली
के नाविक कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज कर दी जाती। कैसे की जाती है? तो स्पेन के जहाज, स्पेन के शासकों के द्वारा जो नवीन मार्गों की खोज का जो अभियान चलाया जाता है उसके माध्यम से आते हैं कोलंबस, और एक जहाज है नीनो, एक जहाज है पीटो और एक जहाज है नाव, और ये खोज कर देते हैं 1492 में अमेरिका की। तब तक अमेरिका के बारे में जानकारी नहीं थी। अब साहब नामकरण कैसे पड़ा? नामकरण के स्तर पर अगर हम बात करें तो फ्लोरेंस, फ्लोरेंस पड़ता है इटली। फ्लोरेंस का एक रहने वाला था जिसका नाम था अमेरिगो द वेस्पूसी, और इस अमेरिगो द वेस्पूसी के नाम पर ही अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा, और जिसे नई दुनिया के नाम से जाना गया। तो ये दो फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, 1492 और एक अमेरिगो द वेस्पूसी। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं व्यापारिक बस्ती की। अब ये जो 13 कॉलोनियां हैं या 13 जो उपनिवेश हैं या जो 13 जो बस्तियां हैं, यहां सबसे पहले आने वाले कौन? तो सबसे पहले बताएंगे 1565 में स्पेन। स्पेन ने क्या किया? फ्लोरिडा पर अधिकार कर लिया, और फ्लोरिडा पर अधिकार करने के बाद सेंट ऑगस्टाइन नामक पहली व्यापारिक बस्ती बसाई। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि अमेरिका में इंग्लैंड के खिलाफ क्रांति हो रही है, लेकिन अमेरिका में पहली बस्ती जो है 1607 में बसी। फिर देख 1565 में बसी है स्पेन के द्वारा। 1607 में अगर देखेंगे तो कप्तान क्रिस्टोफर न्यूफोर्ट ने वर्जीनिया में जेम्स टाउन में पहली अंग्रेज बस्ती बसाई है। तो पहली अंग्रेज बस्ती 1607 में। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आगे चलें। अब क्यों आए? अभी जैसे मैंने चर्चा की कि क्यों वहां से यूरोप से आ रहे हैं और यहां आकर रह रहे हैं, तो रीजन क्या है कि यहां सेटल होने का? पहला रीजन आजीविका के नए क्षेत्र। देखिए अमेरिका में एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में थे। यूरोप में लगातार गृह युद्ध हो रहे थे और धार्मिक प्रचार भी करना था यूरोप के लोगों को, खासतौर से कैथोलिक धर्म का। तो सिंपल सी बात समझिएगा कि आजीविका के नए क्षेत्रों की खोज के लिए आए, संसाधनों के नए अवसरों की जानकारी करने आए और व्यापार करने आए। एक दूसरा धर्म प्रचार, जैसा कि मैंने बताया कि यूरोप में कैथोलिक धर्म जो था, उस कैथोलिक धर्म में कई बुराइयां आ गई थी और उस बुराइयों के विरुद्ध एक प्रकार से मार्टिन लूथर खड़े हो रहे हैं, और मार्टिन लूथर के द्वारा एक विचारधारा जो प्रचलित की गई उसे कहा जाता था प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक धर्म जो था वो अपने आप को पुनः स्थापित करना चाहता था और प्रोटेस्टेंट और अपना प्रचार करना चाहता था। तो इसलिए यहां पर धर्म प्रचार करने भी लोग आए थे। तो अमेरिका में आने के पीछे रीजन मैंने आपसे बात कर ली। आगे चलें। अब देखो अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेश, तो अभी मैंने बताया 1607। तो 1606 में इंग्लैंड के राजा हुए साहब जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ने कहा कई कंपनियों को कि जाओ आप व्यापार करो, और जिसमें प्लीमथ और लंदन कंपनियों को अमेरिका में व्यापारिक बस्ती या व्यापार करने की अनुमति दे दी। 1775 तक यहां 13 ब्रिटिश उपनिवेश स्थापित हो गए, 13, जो मैंने अभी आपको बताया नाम से, जिनमें से अभी मैंने आपको बताया कि 90% तो अंग्रेज, शेष 10% जो है डच हैं, जर्मन हैं, फ्रांसीसी हैं और पुर्तगीज हैं। अर्थात सर्वाधिक जनसंख्या अगर अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो किसकी है? इंग्लैंड की। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं क्रांति के कारण की। देखिए क्रांति के कारण में सबसे पहला कारण जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है वो 7 ईयर्स वॉर, सप्तवर्षीय युद्ध। ये जो सप्तवर्षीय युद्ध है, ध्यान रखिएगा, ये सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेकर 1763 तक लड़ा गया, यानी 56 से 63 के बीच लड़ा गया। और ये सप्तवर्षीय युद्ध जो है ये लड़ा गया है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच क्यों लड़ा गया है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो लड़ा गया है युद्ध, ये कनाडा पर अधिकार करने के लिए। और इस सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की विजय हो जाती। अब इंग्लैंड की विजय हो गई तो फ्रांस इसका विरोधी हो गया। फ्रांस विरोधी हो गया और पूरे
अमेरिकी महाद्वीप में यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि 13 कॉलोनियां तो इनकी है ही, इंग्लैंड वालों की। संयुक्त राज्य अमेरिका तो खैर बाद में बन रहा है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपरी हिस्से पर भी यानी कनाडा पर भी किसका अधिकार हो गया? इंग्लैंड का। और पूरे अमेरिकी महाद्वीप में इंग्लैंड को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा। इधर युद्ध हुआ, इंग्लैंड जीत तो गया, लेकिन युद्ध में इंग्लैंड को भी आर्थिक क्षति हुई। और आर्थिक क्षति हुई तो इंग्लैंड ने सोचा कि क्यों ना अपनी आर्थिक क्षति को पूरा करने के लिए अमेरिका पर ही कर लगा दिए जाएं। तो 7 ईयर वॉर्स यानी 7 वर्षीय युद्ध के कारण इंग्लैंड को आर्थिक क्षति हो रही है। हालांकि इंग्लैंड जीत गए, लेकिन आर्थिक क्षति को पूरा करने के लिए इंग्लैंड क्या कर रहा है? अमेरिका पर कर लगा रहा है। देखते हैं क्या क्या टैक्स लग रहे हैं। आइए अब देखिए, इंग्लैंड की स्थिति खराब है इकोनॉमिक रूप से, क्योंकि युद्ध में जीत तो गए हैं लेकिन पैसा खर्च हो गया। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं ग्रेनविले, उनकी फोटो है। ग्रेनविले ने सोचा कि क्यों ना अमेरिका के ऊपर नए कर लगाए जाए, हमारे ही लोग हैं सर। ठीक है सर। तो सबसे पहले एक कर लगाया गया जिसे कहते हैं शुगर एक्ट। बोर्ड पर देखते जाइए, शुगर एक्ट यानी इसको मोलिसेज एक्ट भी कहते हैं, इंग्लिश में भी मैंने नीचे दिया। इस कानून के माध्यम से कहा गया, ये कानून लागू किया गया अमेरिका के लोगों पर। इस कानून के माध्यम से कहा गया कि अमेरिका के व्यापारी अब चीनी, ठीक है, यानी शुगर का आयात केवल इंग्लैंड से ही करेंगे। मतलब कहने का मतलब है, सपोज करिए कि अमेरिका के ये व्यापारी हैं, ये शुगर मंगाना चाहते हैं, तो इनको कहा गया कि आप केवल इन्हीं से शुगर का आयात करोगे, यानी इंग्लैंड से ही आयात करोगे, और ये जो रेट डिसाइड करेंगे वही आपको देनी पड़ेगी। अब ऐसा तो अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार से मोनोपोली होगी। इधर इन व्यापारियों को यानी अमेरिका के व्यापारियों को तस्करी के माध्यम से शुगर मिल रहा था, सस्ती रेट पर मिल रहा था। अमेरिका के व्यापारियों ने विरोध किया और अमेरिका के व्यापारियों के खिलाफ इंग्लैंड ने फौजी वारंट जारी किया। देखो लिखा हुआ है, जिसे कहा जाता है रिट ऑफ असिस्टेंट। तो ये भी आपके लिए एक प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा। पहला है शुगर एक्ट, जिससे व्यापारियों को नुकसान हुआ। आगे देखिए, फिर एक ग्रेनविले की सरकार के द्वारा एक कानून लागू किया गया जिसे कहा जाता है स्टाम्प एक्ट। देखिए, स्टाम्प एक्ट के माध्यम से कहा गया है कि अमेरिका में सभी प्रकार के कानूनी और गैर कानूनी दस्तावेजों पर टैक्स लगेगा। सपोज करो आप न्यूज़पेपर खरीदने जाते हैं तो आपको उसके ऊपर स्टाम्प लगाना पड़ेगा। सपोज करो कि आप कोई जमीन की रजिस्ट्री, तो उस पर तो खैर लग ही रहा है। इसके अलावा और छोटे मोटे कार्य हैं, न्यूज़पेपर खरीद लिया, ताश की गड्डी खरीद ली, तो इन सब पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। और उस टैक्स की राशि जो रहेगी 2 पेंस से लेकर 6 पाउंड तक। अब हर आदमी न्यूज़पेपर खरीदता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका में एक नारा दिया गया इस कानून के खिलाफ, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। देखो लिखा है, ये रहा, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। यानी कि अगर हमारा प्रतिनिधि, अमेरिका वाले कह रहे हैं, यदि हमारा प्रतिनिधि इंग्लैंड में है तो ही हम एक प्रकार से टैक्स देंगे, और हमारा प्रतिनिधि इंग्लैंड की संसद में नहीं है तो हम किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देंगे। इंग्लैंड में 2 सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। और अभी मैंने आपको बताया कि अमेरिका की 90% जो पॉपुलेशन है वो इंग्लैंड से। अंग्रेजी में भी देख लीजिए, नो टैक्सेशन यानी कोई कर नहीं, विदाउट रिप्रेजेंटेशन यानी हम बिना प्रतिनिधि के। और इसी स्टाम्प एक्ट के कारण, ध्यान रखिएगा, इस स्टाम्प एक्ट के कारण ग्रेनविले की सरकार गिर गई। स्वतंत्रता के पुत्र, सन ऑफ लिबर्टी और स्वतंत्रता की पुत्रियां जैसे संगठन अमेरिका में बनने लग गए। तो स्टाम्प एक्ट कब आया? 1765 में, याद रखिएगा। आगे चले, आगे अगर आप देखेंगे तो और भी 3-4 कर हैं। पहला देखें तो क्वार्टरिंग एक्ट, ये भी 1765 में आया। बोले सर क्वार्टरिंग एक्ट क्या था? सिंपल सी बात समझिए, इस क्वार्टरिंग एक्ट के तहत ये कहा गया कि अब
अमेरिका में इंग्लैंड की सेना रखना अनिवार्य होगा और उस सेना का खर्चा अमेरिका से वसूला जाएगा और इस कानून को कहा गया है क्या? क्वार्टरिंग एक्ट। तो यह भी आया था 1765। एक है करेंसी एक्ट, करेंसी मोनोपोली। करेंसी एक्ट आया 1765। अब अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। फिर पौंड भी अभी मैंने आपको बताया, पौंड की सबसे निचली इकाई पेंस है। इंग्लैंड ने क्या किया? करेंसी एक्ट के माध्यम से कहा कि अब अमेरिका में किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन होगा, चाहे छोटे स्तर पर हो, चाहे व्यापारिक स्तर पर हो, चाहे सरकारी स्तर पर हो, सारा लेन देन जो है वो होगा अब पौंड में। और व्यापारियों के बीच जो कोई मुद्रा चल रही है, चाहे आप अगर हुंडी है, ये एक प्रकार से गैर कानूनी घोषित कर दी गई। अब लेन देन में व्यापारियों को प्रॉब्लम होने लग गई और व्यापारियों ने इस करेंसी एक्ट का भी विरोध किया। तो याद रखिएगा, अमेरिका में लगाया गया शुगर एक्ट, जिसे मॉलिसेज एक्ट कहा गया। अमेरिका में लगाया गया स्टाम्प एक्ट और इसी स्टाम्प एक्ट के कारण ग्रेनविले की सरकार गिर जाती है। अमेरिका में लगाया गया क्वार्टरिंग एक्ट, सेना से संबंधित है। अमेरिका में लगाया गया करेंसी एक्ट, इसका हमने अंग्रेजी में अनुवाद भी आपको दे दिया है। करेंसी एक्ट, क्वार्टरिंग एक्ट लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अमेरिका में इंग्लैंड के द्वारा राजनीतिक स्तर पर क्या व्यवस्था की गई थी। तो देखो यहां समझिए, इंग्लैंड जो है ये है मातृ देश और इस इंग्लैंड का उपनिवेश है अमेरिका। अब अमेरिका का शासन चलाने के लिए यहां पर दो राजनीतिक इकाइयां थी। याद रखिएगा, अमेरिका का शासन चलाने के लिए यहां पर दो राजनीतिक इकाइयां थी, जिसमें एक को तो कहा गया है गवर्नर प्लस उसकी परिषद और एक को कहा गया है व्यवस्थापिका। वापस देखिए, सब लिखा हुआ है, आपको समझना है। हमने कहा कि इंग्लैंड की दोषपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था, बोले इंग्लैंड की दोषपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था ये कहां लागू है भाई? तो ये लागू है अमेरिका में। बोले अमेरिका में इंग्लैंड से आए हुए 90% लोग रह रहे हैं। अमेरिका में 13 बस्तियां हैं। अब उन 13 बस्तियों का शासन कैसे चलाया जा रहा है वो देखिए। इंग्लैंड मातृ देश है और अमेरिका उसका उपनिवेश है। वहां पर शासन चलाने के लिए दो राजनीतिक इकाइयां हैं, एक गवर्नर और उसकी परिषद, इसके पास वीटो पावर है। एक है व्यवस्थापिका, इस व्यवस्थापिका का कार्य है कानून बनाना या टैक्स संबंधी कार्य करना। अगर मान लीजिए अब ये व्यवस्थापिका है, ये व्यवस्थापिका यदि कोई कानून बनाती है तो इसके पास अधिकार है इसे रद्द करने का। और तो और अमेरिका का कोई भी व्यक्ति इंग्लैंड के किसी भी संसद के सदन का सदस्य नहीं है। तो सारी चीजें गवर्न कहां से हो रही है? इंग्लैंड से। देखो लिखा हुआ है गवर्नर और उसकी परिषद, और गवर्नर की नियुक्ति की जाती थी ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। इसको वीटो पावर दे रखी है। वीटो पावर का मतलब है कि इसके पास व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को रद्द करने का अधिकार है। तो यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा। और दूसरा, अमेरिका का एक भी व्यक्ति इंग्लैंड के संसद का सदस्य नहीं है। तो सारे निर्णय एक प्रकार से कौन लेंगे? इंग्लैंड के द्वारा लिए जाएंगे। आगे चलें, ये अंग्रेजी में, ठीक है। जिनको इंग्लिश मीडियम में चाहिए वो इंग्लिश मीडियम में भी समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इंग्लैंड में परिवर्तन हुआ, विरोध हो रहा है, इतने सारे टैक्स लगा दी, ग्रेनविले की सरकार गिर गई। एक घोषणा की गई रोकिंघम के द्वारा, जिसके तहत कहा गया कि हम एक स्टाम्प एक्ट जो हमने ये लगाया है, हम इस स्टाम्प एक्ट को रद्द करते हैं। बोले ठीक है साहब। अब यहां पर सरकार बनती है इंग्लैंड में विलियम पिट की, और विलियम पिट की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में आपको देखने को मिलते हैं टाउनशेड। टाउनशेड साहब कहते हैं, बोले ठीक है साहब, हमने जो टैक्स लगाया है वो हम हटा रहे हैं।
ठीक है। अब मैं एक टैक्स प्लान लेकर आया हूं और उसका नाम है टाउनशेड की कर योजना, और यह घटना है 1767। टाउनशेड कह रहे हैं कि आपसे हम केवल 5 वस्तुओं पर सीमा शुल्क लेंगे, यानी कि वित्त मंत्री कह रहे हैं अमेरिका के लोगों को कि आपसे हम 5 वस्तुओं पर ही सीमा शुल्क लेंगे। बोले अच्छा, कौन कौन सी? तो बोले एक तो आप धातु पर। बोले अच्छा। बोले इसके अलावा, बोले कागज पर। बोले इसके अलावा रंग पर। इसके अलावा बोले चाय पर, और इसके अलावा शीशा पर। तो टाउनशेड कर योजना में कहा गया कि हम पुराने टैक्सों को हटा रहे हैं और इन पुराने टैक्सों को हटाकर हम 5 वस्तुओं पर ही आपसे कर वसूलेंगे, और वो 5 वस्तुएं हैं धातु, कागज, रंग, चाय और शीशा, यानी कि सीमा शुल्क लगा दिया गया, और इसको कहते हैं टाउनशेड की कर योजना। लोगों ने कहा भाई पहले ही इतने पैसे ले रहे हो, हमारा एक आदमी अमेरिका का, एक भी आदमी इंग्लैंड की संसद में नहीं बैठा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हम आपको टैक्स नहीं दे पाएंगे, और इसका भी वहां पर विरोध होना एक प्रकार से शुरू हो गया। देखना, और विरोध स्वरूप एक लेटर प्रकाशित हुआ है, और वो लेटर प्रकाशित हुआ है पेनिनसिल्वेनिया क्रॉनिकल नामक एक समाचार पत्र में। और ये जो लेटर प्रकाशित हुआ है विरोध स्वरूप, ये किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन डिकिंसन। ठीक है, पेंसिल्वेनिया के एक किसान से जॉन डिकिंसन के पत्रों के पत्र, ऐसा एक शीर्षक है, और यह प्रकाशित हुआ है पेंसिल्वेनिया क्रॉनिकल में दिसंबर 1767 में, जो कि टाउनशेड की कर योजना भी मैंने आपको बताई है उसके खिलाफ। ठीक है सर, विरोध होना शुरू हो गया। अब विरोध होना शुरू हुआ तो एक आपको हत्याकांड यानी मैस्केयर दिखेगा बोस्टन। देखो सर, मैसाचुसेट्स में एक जगह है जिसका नाम है बोस्टन। बोस्टन में घटना हो गई 1770 में। ठीक है, क्या हुआ? तो राष्ट्रवादियों के द्वारा यहां पर विरोध किया गया उस कर योजना का, जो कि टाउनशेड की कर योजना थी। इस पर विरोध करने पर इंग्लैंड की सेना ने वहां के नागरिकों पर गोलियां चला दी, और कहा जाता है कि 5 अमेरिकी नागरिक मारे गए। फोटो में देख लीजिए साहब, ये गोलीबारी हो रही है, आपके लिए फोटो लेके आया हूं। और ये घटना जो है बोस्टन हत्याकांड, यह है 5 मार्च। इस घटना के बाद देखो, बोस्टन हत्याकांड जो कि 1770 में घट रही है, इस बोस्टन हत्याकांड के बाद 1770 में इस टाउनशेड कर योजना को ही रद्द कर दिया गया। और वो 5 वस्तुएं जो थी, उन 5 वस्तुओं में से कहा कि 4 वस्तुओं से हम कर हटा रहे हैं, केवल एक पर ही हम कर रखेंगे, और वो रखेंगे हम चाय। पहले 5 वस्तुओं पर कर था। कौन कौन सी 5 वस्तुओं पर? धातु, रंग, कागज, शीशा, चाय। अब कहा कि साहब लोग मर गए, ठीक है, हमें दुख है। कहाँ मर गए? तो बोले बोस्टन नामक स्थान पर लोग मर गए हैं, अमेरिकी नागरिक मारे गए हैं, इसका हमें दुख है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले। इंग्लैंड वाले कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि अब टाउनशेड कर योजना रद्द है, केवल चाय पर ही टैक्स लगेगा। अब देखो क्या होता है, चाय पर टैक्स लगेगा। ये अंग्रेजी में है, पढ़ लीजिएगा, बोस्टन मैस्केयर। ठीक है, टाउनशेड टैक्स स्कीम के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, और अमेरिका के जो राष्ट्रवादी थे वो प्रोटेस्ट करते हैं 1770 में। और अभी मैंने बताया कि 5 मार्च 1770 को बोस्टन मैस्केयर यानी बोस्टन में 5 अमेरिकी नागरिक मारे जाते हैं, गोली चला दी जाती है इंग्लैंड के सैनिकों के द्वारा, और इस घटना को कहा जाता है बोस्टन मैस्केयर या बोस्टन हत्याकांड। अब इसका विरोध देखिए, विरोध हुआ तो सबसे पहला विरोध क्या हुआ कि अब बोले ये सुधरेंगे नहीं। अमेरिका वाले समझ गए कि इंग्लैंड वाले सुधरने वाले नहीं हैं। तो अमेरिका के लोगों ने क्या किया, इंग्लैंड के जहाजों को समुद्र में ही नष्ट करना शुरू कर दिया। देखो एक जहाज आपको दिखाई दे रहा होगा, 9 जून 1772 की घटना है। ठीक है, लिखा हुआ है सन्स ऑफ लिबर्टी। सन्स ऑफ लिबर्टी का मतलब है स्वतंत्रता के पुत्र। और सन्स ऑफ लिबर्टी के द्वारा क्या किया गया, ब्रिटिश कस्टम स्कूनर HMS गैस्पी को जला दिया गया। बोले लो साहब,
और लगाओ हम पे टैक्स, अमेरिका वाले कह रहे। आगे चलते। अब एक बड़ी घटना जिसे इतिहास में कहते हैं बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी हुआ क्या? सबसे पहले तो ग्रेनविले आया, तो ग्रेनविले ने शुगर एक्ट लगा दिया, स्टाम्प एक्ट लगा दिया, करेंसी एक्ट लगा दिया, क्वार्टरिंग एक्ट लगा दिया। सब स्टाम्प एक्ट के कारण लोग नाराज हो गए, फिर ग्रेनविले की सरकार गिर गई स्टाम्प एक्ट के कारण। फिर एक वित्त मंत्री आए इंग्लैंड के जिनका नाम था टाउनशेड। टाउनशेड 1767 में एक नई कर प्रणाली लाते हैं जिसके तहत 5 वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाते हैं। उसका विरोध होता है तो बोस्टन में कुछ अमेरिकी नागरिक मारे जाते हैं। इंग्लैंड की सरकार कहती है कि ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, 5 में से 4 वस्तुओं से तो कर नहीं लेंगे, लेकिन चाय से हम कर लेंगे। अब लोगों को लगा, अमेरिका के लोगों को, कि ये हमारे पर शासन चला रहे हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा आर्थिक शोषण कर रहे हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री नॉर्थ ब्रुक्स के द्वारा एक और घोषणा की गई जिसमें कहा गया कि चाय, अमेरिका अगर चाय का निर्यात आयात करता है तो केवल इंग्लैंड से करेगा। पहले तो कहा शुगर, और अब कह रहे हैं कि अमेरिका यदि चाय का आयात करेगा तो केवल इंग्लैंड से करेगा, और इंग्लैंड का उपनिवेश है भारत उससे ही करेगा। अब यहां जो 13 बस्तियां थी अमेरिका में, इन 13 बस्तियों के लोग एकजुट हो गए। एकजुट इन द सेंस की स्वतंत्रता के पुत्र और स्वतंत्रता की पुत्रियां जो संगठन है, उन्होंने निर्णय लिया सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कि हम चाय की पेटी से लदे हुए जहाजों को अमेरिका के तटों पर नहीं आने देंगे। नहीं आने दिया सर। फिर भी बोस्टन बंदरगाह, ठीक है, मैसाचुसेट्स में है, बोस्टन बंदरगाह पर चाय की पेटियां आ गई, और वो चाय की पेटियां आई कहां पर? भारत से। चाय लदी भरी हुई थी उनमें। 16 दिसंबर 1773 की बात है। 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में अमेरिका के राष्ट्रवादियों ने निर्णय लिया कि इन चाय की पेटियों को हम समुद्र में डंप करेंगे, और 340 चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी गई। और अमेरिका की क्रांति के इतिहास में इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये फोटो वगैरह आप देख सकते हैं। चलिए आगे चले। अंग्रेजी में भी हमने बोस्टन टी पार्टी के बारे में आपको बता दिया है। बोस्टन टी पार्टी, सैमुअल एडम्स, ये मैंने अभी बता ही दिया। द सन्स ऑफ लिबर्टी, 16 दिसंबर 1773। अब क्या होगा? करोड़ों का नुकसान, वो भी इंग्लैंड को। सब कुछ बर्दाश्त, लेकिन आर्थिक नुकसान बर्दाश्त नहीं होगा इंग्लैंड को, और इसका बदला लेगा कौन? इंग्लैंड। देखो साहब, बदला लेने की बारी आई, और बदला लेने की जब बारी आई तो देखिए, इस समय जब यह घटना हुई तो इंग्लैंड के शासक का नाम, या इंग्लैंड के जो शासक थे वो थे जॉर्ज थर्ड, और इनके प्राइम मिनिस्टर जो थे, प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ ब्रुक्स थे। ये फोटो भी मैंने आपके लिए लगा रखी। इन्होंने कहा, दोनों ने, यानी कि किंग ने कहा, भाई ये क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा बदला तो लेंगे साहब। बदला लेने के लिए कहा कि हम अमेरिका के खिलाफ 5 नियम बना रहे। पहला नियम, जब तक अमेरिका 340 चाय की पेटियों का हर्जाना चुका नहीं देता है, तब तक बोस्टन बंदरगाह बंद रखा जाएगा। सेकंड, अमेरिका में अमेरिकियों पर न्यायालयों में कोई मुकदमा चल रहा है हत्या से संबंधित, अब वो मुकदमा उन अमेरिकियों पर अमेरिका में नहीं चलेगा, या तो इंग्लैंड में चलेगा या इंग्लैंड के अन्य उपनिवेशों में चलेगा। दूसरा पॉइंट, मैसाचुसेट्स में अधिकारियों की नियुक्ति अब इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा की जाएगी। चौथा, मैसाचुसेट्स के किसी भी नगर में सेना रखी जा सकेगी। और पांचवा, क्यूबेक की सीमा को ओहियो नदी तक बढ़ा दिया जाएगा। कुल मिलाकर बोस्टन टी पार्टी
के विरुद्ध इंग्लैंड ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उस प्रतिक्रिया में ये कहा है कि अमेरिका के लोगों को उस चाय का हर्जाना चुकाना है। अमेरिका में इंग्लैंड की सेना रहेगी और जो भी मुकदमे हैं अमेरिका के लोगों पर जो अमेरिका में चल रहे हैं वो अब अमेरिका में न चलकर इंग्लैंड में चलेंगे, जिससे कि ज्यादा हम आप लोगों को प्रताड़ित कर पाए। सब कुछ सही चल रहा था, ये स्थिति बिगड़ गई। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ इसे जानने के लिए हम मिलेंगे अगली क्लास में। तो अमेरिकी क्रांति से संबंधित ये कक्षा हमारी यहीं तक, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।